बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के काले खेल की। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर से चल रहे धर्मांतरण का नेटवर्क सिर्फ छांगुर बाबा तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा था और ये गैंग संगठित रूप से धर्मांतरण करवाता था। एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें पता चला है कि छांगुर बाबा तो महज एक कठपुतली है, बल्कि इस पूरे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कोई और था। और उसी मास्टरमाइंड के इशारे पर छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चलाता था और इसके बदले उसे विदेशों से फंडिंग मिलती थी। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड कोई और है और उसी के इशारे पर छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। यानी छांगुर बाबा किसी के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस के अभी तक की छानबीन में पता चला है कि छांगुर को बाहर से किसी का फोन आता था जिससे मिलने वाले हुक्म का छांगुर पालन करता था। छांगुर के इस छिपे मास्टरमाइंड का राज छांगुर के कीपैड वाले मोबाइल में छिपा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, पुराना छोटा मोबाइल ही रखता था। किसी को उसके आका के बारे में पता न चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। छांगुर के इस आका को लेकर उसका ऑर्डर इतना जरूरी होता था कि वो नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था और छांगुर को उसके आका का फोन हफ्ते में एक ही दिन आता था। छांगुर का आका वहाँ से आदेश देता था और छांगुर हुक्म हुक्म तालीम तालीम कहता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। इसके बाद केवल वो हुक्म जारी करता था कि ये होना ही चाहिए, आका का आदेश है। इस धर्मांतरण गैंग और छांगुर बाबा का मास्टरमाइंड कौन है, फिलहाल पुलिस इसका पता लगा रही है। जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट को लेकर जैसे जैसे आपको बता दें ये पूरी की पूरी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर के आलिशान कोठी में छांगुर बाबा धर्मांतरण की पूरी क्लास चलाता था। कोठी के तहखाने में अलग अलग रूम बनाए गए थे और इन कमरों में ही धर्मांतरण की पूरी पाठशाला चलाई जा रही थी। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के लिए छांगुर बाबा दुबई से ट्रेनर मंगवाता था और ये दुबई रिटर्न ट्रेनर छांगुर की इसी कोठी में लड़कियों को ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित करते थे। अपनी इसी कोठी में वो अपने गुर्गों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी करता था। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा दुबई से कई मौलानाओं को बुलाता था और इन्हीं मौलानाओं के साथ खुद भी धर्मांतरण की ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग के लिए 2 आलीशान कोठियों का निर्माण कराया गया था। कोठी में तहखाने की तरह 20 कमरे बनाए गए थे और इन्हीं तहखाने में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा था। शिजर-ए-तैयबा किताब भी उसी उद्देश्य से लिखी गई थी जिससे लोग आसानी से इस्लाम को समझ सके। वहीं हिंदू देवी देवताओं के प्रति कैसे नफरत भरी जाए, इसके लिए किताबें छापने की तैयारी में था। धर्मांतरण के इस खेल को बढ़ाने के लिए छांगुर बाबा ने ट्रस्ट और बुटीक के जरिए तमाम उन गरीब लड़कियों को फंसाने की पूरी कहानी रची जो लड़कियां वहां पर नौकरी की आस में आती थी। में उन गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनको वहां पर रखा जाता था और उसके बाद अपने गुर्गों से कहकर छांगुर बाबा उनका धर्मांतरण करवाता था। ये छांगुर का धर्मांतरण का हेडक्वार्टर था और यहीं से बैठे बैठे छांगुर वीडियो कॉल पर सारा नेटवर्क संचालित करता था। धर्मांतरण का ये काला खेल पिछले 15 वर्षों से खेला जा रहा था, लेकिन अब छांगुर के पाप का घड़ा फूट चुका है और योगी सरकार ने उसकी धर्मांतरण की फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दिया है। सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा जारी है। उधर देवभूमि उत्तराखंड में अब साधु संतों के वेश में घूम रहे ऐसे ढोंगियों पर सरकार का बड़ा एक्शन भी शुरू है। सीएम धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके बाद नकली बाबाओं की धरपकड़ यहां पर तेज हो गई है। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और तथाकथित साधुओं से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि पहचान पत्र दिखाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ। लेकिन इससे पहले देहरादून से विकास नगर गिरफ्तार किए गए आरोपी को देखिए, जो कि बाबा के भेष में पकड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और इसका नाम रकब उर्फ शाह आलम है। दरअसल ऑपरेशन कालनेमी के तहत 1249 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इतना ही नहीं, करीब 182 का चालान भी काटा जा चुका है और इस ऑपरेशन के तहत 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उधर हरिद्वार में जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जब कैमरा घुमाया तो कई बाबाओं की बोलती बंद हो गई। न किसी के पास आईडी और न ही किसी के पास कोई शास्त्र का ज्ञान। अरे बैग चोरी हो गया उसमें। कहाँ के रहने वाले? अम्बाला जी। अम्बाला के। यानी भगवा चोला पहन लिया और बन बैठे भगवान के दूत। लेकिन अब धामी सरकार का ऑपरेशन कालनेमी इन सब पर भारी पड़ रहा है। पुलिस आपको अगर रोक रही है, आपसे पूछ रही है तो आपको बताना पड़ेगा। आप कहाँ? केस लगा हुआ है तो कहाँ से दे देगा? किस चीज का केस है? कांवर उठा ली हमारी पहले।
दरअसल कावड़ यात्रा हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है और ऐसे में ये फर्जी बाबा चुनौती पैदा कर सकते हैं, जिस पर अब सीधे पूछे जा रहे हैं कि वेद कौन कौन से हैं, गायत्री मंत्र सुनाओ, पहचान पत्र दिखाओ, और जो असली होंगे वो बचेंगे और जो फर्जी होंगे वो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। गायत्री कोई मंत्र आता है आप? अरे सब आते नहीं सुना रहे हैं। सुनाइए आप। नहीं सुना रहे, क्यों सुनाए? पुलिस तो पूछेगी आपसे, जानकारी लेगी आप। पुलिस पढ़ाई पूछेगी, मंत्र अंतर क्या पूछेंगे? इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड में धर्म बदलकर चलने वाले ढोंगियों के खिलाफ सरकार का बड़ा ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। इसी कड़ी में जी न्यूज से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इस ऑपरेशन के तहत आगे और बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, आज वो पूरे देश में टॉप ट्रेंड में है। 1200 से ज़्यादा कार्रवाई अब तक हो चुकी हैं और कुछ जगह ऐसी निकली जहां मुस्लिम लोग हिंदू वस्त्र धारण करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और लोग कह रहे हैं कि ये अभियान तो बहुत सही है और बड़े पैमाने पर अब ऐसे लोग शहरों में कम नज़र आ रहे हैं इन दिनों। नहीं, कालनेमी जो ऑपरेशन है वो अभी हमारा चलता रहेगा और उसको हम विधिवत रूप से चलाने वाले हैं और जितने भी प्रकार के छद्म बेशधारियों के अतिरिक्त जो भी लोग समाज को हानि पहुंचा सकते हैं, प्रदेश को हानि पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं घुसपैठिए के रूप में भी आए हैं, रोहिंग्या के रूप में आए हैं, अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं, वो सब कालनेमी की ऑपरेशन के अंतर्गत ही आएंगे और जो छद्म बेशधारी हैं उनका ये अभियान अभी हमारा चलेगा। कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। सुरक्षा से लेकर खाने पीने की शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा है। लेकिन यूपी के सरकारी स्कूल के टीचर को कावड़ ले जाने से आपत्ति है, तभी तो बच्चों को बेतुका ज्ञान दे रहे हैं। बरेली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर सरकारी इंटर कॉलेज का टीचर छात्रों के बीच मंच पर खड़ा होकर कावड़ पर कविता सुनाता है, लेकिन कविता कावड़ के प्रति श्रद्धा भाव से नहीं है, बल्कि कावड़ के खिलाफ थी। ये वीडियो बरेली के MGM इंटर कॉलेज का है और कावड़ से ऐतराज जताने वाले टीचर है रजनीश गंगवार, जो असेंबली में कई छात्रों के सामने माइक पर विवादित गीत गा रहे हैं। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव जाना। ये कविता उस समय सामने आई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके लिए 24 घंटे मुस्तैद है। रजनीश गंगवार ने छात्रों को इस कविता का संदर्भ सहित वो व्याख्या भी सुन लीजिए। कावड़ लेने मत जाना, मतलब इसलिए बोला था कि बच्चे नशा वगैरह करते हैं और नशा वगैरह करते हैं, इसी टॉपिक पे बताया था कि कावड़ लेने मत जाना बच्चों के लिए। क्या बताया था? सर वो रजनीश सर ने ये बताई थी, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। अच्छा। हाँ सर, और इसी के ऊपर बताई थी बच्चे वहाँ जाते हैं, नशा करते हैं। सोशल मीडिया में विवाद वायरल होने के बाद बरेली पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक शिक्षक को कोई भी ऐसी बात करनी चाहिए कि जिससे छात्रों के मन में किसी भी धर्म को लेकर नकारात्मकता पैदा हो। तो देखिए, लगातार कावड़ से जुड़ी एक एक खबर आपको बता रहे हैं और किस तरह से हम देख रहे हैं कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसी के साथ साथ अब अगली खबर आपको दिखाएंगे हम किस तरह से कावड़ को लेकर ही अगली खबर है। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिसकी 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। यूपी में कावड़ियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ की, तो मेरठ में साइड लगने से बौखलाए कावड़ियों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। वहीं हरिद्वार में मामूली कहासुनी पर दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है और दरोगा के डीजे रोकने पर इटावा बरेली हाईवे को कावड़ियों ने जाम कर दिया। रुड़की के मंगलोर में स्कॉर्पियो गाड़ी से हल्की टक्कर लगने के बाद कावड़ियों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले कावड़ियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मेरठ के सदर बाजार में मामूली कहासुनी के बाद पुलिस के सामने ही कावड़ियों ने एक स्कूल बस में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने कावड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, जहां घड़ी और चश्मे की दुकान में मामूली बहस के बाद कावड़ियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पुलिस ने हरियाणा के 2 कावड़ियों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं संभल में डीजे रोकने पर कावड़िए दरोगा से भिड़ गए और फरुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे जाम कर दिया। खाली करो, वहाँ चलो। कावड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में पुलिस ने कमर कस ली है। इस बीच एक थानेदार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कावड़िए की मदद करते हुए कावड़ उठाकर उनके साथ चलते दिखाई दे रहे हैं।
रमाकांत पचौरी ने उस केस का पर्दाफाश किया था जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या की थी और उसके शव को काटकर नीले ड्रम में भर दिया था। ये केस हफ्तों तक मीडिया की हेडलाइन में रहा। अब वहीं पचौरी जी मानवता और भक्ति का ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के सुशासन और कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ राज्य में यहाँ क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। 2 कारोबारियों की हत्या का मामला अभी तक राज्य में शांत भी नहीं हुआ था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लापता मैनेजर की डेड बॉडी कुएं से बरामद हुई। और इतना ही नहीं, नवादा में युवक का मर्डर कर दिया गया और फिर शव को केमिकल से जलाने की कोशिश की गई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि मर्डर पर, यहाँ पर आप देखिए मर्डर होते जा रहा है और सुशासन का सरेंडर क्या सामने आ रहा है। पटना के कंकड़बाग से लापता हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर की कहानी अब तक कब्र बन चुके कुएं में दफन पाई गई। कुएं से पहले तक चप्पल मिली, फिर स्कूटी और आखिर में अभिषेक वरुण का शव। पटना शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये गांव का इलाका है हसनपुर का। ये कुआं है, ये कुआं आपको दिखाते हैं। इस कुआं में अभी भी अभिषेक वरुण का डेड बॉडी है। सीसीटीवी में वो रात को 10:48 पर अकेले स्कूटी पर दिखते हैं। परिजन साफ कह रहे हैं ये हादसा नहीं, हत्या है। हत्या हुई है। किस पर शंका है? आप शंका किसी पर कैसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्री प्लान के तहत इनको यहाँ लाया गया है। यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता है। देख ही रहे हैं कैसा रास्ता है। और पुलिस वो अब भी दुर्घटना की थ्योरी में उलझी है। अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के सहारे मौत का सच तलाशा जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया देखकर एक्सीडेंट लग रहा है, क्योंकि सड़क बगल में 3-3.5 फीट ऊंची है और उसके बगल में पुराना कुआं है और कुआं पर कोई रोक नहीं है। नवादा में युवक का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। देखने से लग रहा था कि उम्र 18 से 19 साल के आसपास होगी। मुफस्सिल इलाके में उसका शव बरामद किया गया है। युवक की हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई के पहले 13 दिनों में ही बिहार में कम से कम 33 लोगों की हत्या हुई है। इस तरह बिहार में हो रही हत्याओं से सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। माना जा रहा है कि अपराधियों के बुलंद हौसले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में लगे पोस्टर को देख लीजिए, जिसमें हाल में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र है और इसके साथ जेडीयू और बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया है। ये पोस्टर लगाया गया है, इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में ऊपर ही लिखा है बिहार में गुंडा राज। हाल के दिनों में जिस तरह प्रदेश में हत्याएं हुई है, उसे लेकर विपक्ष को बैठे बिठाए नीतीश सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस के साथी यानी आरजेडी पर तंज कसा है। अपराधी खुले तौर पर अपराध कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है। सारा अपराधी ऑर्गेनाइज होकर के विधानसभा पहुंच गया है। अब तो पूरा कट कमीशन का सिस्टम है। अब तो जो है शूटर घूम रहे हैं। जो लोग सत्ता से अपराधी चलाते हो, जिनके पार्टी में अपराधी ही हो, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल में सिर्फ अपराध ही कराया हो, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। फिलहाल पटना की दीवारों पर चिपके पोस्टर और सियासी बयानों की गर्मी ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर अपराध बनाम सुशासन की बहस में उलझा दिया है।